वेलकम टू I&E क्लब। आज हम आपके लिए लाए हैं 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि आधारित है 2018 के यूपी टेट जूनियर लेवल पेपर 2। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ, 2 इलाहाबाद, 3 आगरा और 4 वाराणसी। तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज भी कहते हैं। तो प्रयागराज में ही उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला स्थित है। इस प्रयोगशाला के गठन का उद्देश्य मनोविज्ञान से संबंधित विषयों पर व्यापक अध्ययन करना। तो इस मनोविज्ञान शाला का निर्माण सन 1954 में किया गया था, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का था। ऑप्शन नंबर 1 है कुत्तों से, ऑप्शन नंबर 2 है मुर्गियों से, थर्ड बंदरों से, फोर्थ वन मानुषों से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वन मानुषों से। कोहलर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। जिस प्रकार मनोविकास का विश्लेषण करने के लिए स्किनर और थॉर्नडाइक ने प्रयोग के लिए चूहे और बिल्लियों का प्रयोग किया था, उसी प्रकार कोहलर ने क्या किया था कि वन मानुष का प्रयोग किया था। उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रारंभ में बालक किसी भी समस्या के समाधान में सक्षम नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह प्रयत्न करता है उसकी समस्या कम होती जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम का पठार है। ऑप्शन नंबर 1 अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, सेकेंड अधिगम में दोष, थर्ड अधिगम की समाप्ति और फोर्थ अधिगम में अवरोध। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। तो अधिगम का जो पठार होता है इसको हम मानते हैं कि मतलब कोरिलेट करते हैं अधिगम में अवरुद्ध वर्धन से। तो अधिगम के दौरान यदि कोई व्यक्ति उस अवधि तक पहुंच जाता है जहां और अधिगम की संभावना समाप्त हो जाए तो प्रदर्शन पर उसके नकारात्मक असर दिखाई देने लगता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अधिगम पठार उस स्थिति को दर्शाता है जहां अधिगम क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर, नंबर 2 हल, नंबर 3 पावलोव और नंबर 4 थॉर्नडाइक। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के लेखक हैं स्किनर। यह इनकी पहली रचना थी और इसका प्रकाशन सन 1936 में मनोविज्ञान सीरीज के रूप में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रशंसा, सेकंड दंड, थर्ड पुरस्कार और फोर्थ है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ये कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। रीजन क्या है? प्रशंसा, दंड एवं पुरस्कार से सही व्यवहार का प्रशिक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सही व्यवहार का जो प्रस्तुतिकरण है एक उचित एवं सार्थक माहौल उत्पन्न करता है जो अधिगम के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो प्रस्तुतिकरण वर्ग क्या है? जैसे कि हमारा क्लासरूम। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? नंबर 1 हल, सेकंड कैंडलर, थर्ड कोहलर और फोर्थ ब्रिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हल। लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को हल ने प्रस्तावित किया था। का मानना था कि कोई भी कार्य लक्ष्य युक्त होता है। लक्ष्य निर्धारित किया गया कोई भी कार्य कैसा होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है। तो इससे समस्याओं का समाधान जो है वो आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? फर्स्ट है बुश, सेकेंड डेविड ह्यूम, थर्ड D.W. एलन और फोर्थ एचिसन। आई थिंक क्वेश्चन में नहीं की जगह है होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, D.W. एलन। सन 1960 के दशक में D.W. एलन ने कहा था कि सूक्ष्म शिक्षण का संबंध शिक्षण तकनीक में विकास एवं शिक्षक प्रशिक्षण से है और इसमें शिक्षक शिक्षण के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करता है, साथ ही शिक्षार्थी या छात्रों से संरचनात्मक फीडबैक भी प्राप्त करता है। जो माइक्रो टीचिंग होती है हमारी उसमें देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है अवबोध स्तर, सेकंड परावर्ती स्तर, थर्ड स्मृति स्तर और फोर्थ दूरवर्ती स्तर। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा 4 दूरवर्ती स्तर। तो दूरवर्ती स्तर का कोई भी स्थान नहीं होता है।
शिक्षक अपने छात्रों के अधिगम के लिए 3 स्तर बताते हैं। ठीक है, ये 3 स्तर कौन कौन से? अवबोध स्तर, प्रवृत्ति स्तर और स्मृति स्तर। या हम कह सकते हैं चेतना स्तर, समझ स्तर और विचारात्मक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? नंबर फर्स्ट है व्याख्यान, सेकंड योजना, थर्ड अन्वेषण और फोर्थ है मस्तिष्क उद्वेलन। तो आपको क्वेश्चन से भी समझ में आ रहा हो, जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, तो इनमें से कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है मस्तिष्क उद्वेलन, वो अकेले ही करना होता है स्वयं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? फर्स्ट है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। सेकंड, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। थर्ड है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। फोर्थ है यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो कल भी आपको एक क्वेश्चन कराया था समावेशी के ऊपर, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, ये इसकी विशेषता नहीं है, जबकि ये सभी के लिए है, वो दिव्यांग हो या किसी भी वर्ग से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? फर्स्ट है छात्र कथन, सेकेंड है अभिभावक कथन, थर्ड है शिक्षक कथन और फोर्थ है मौन। तो फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में अभिभावक कथन को शामिल नहीं किया जाता है। फ्लैंडर के अनुसार कक्षा में होने वाली अंतःक्रिया को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला शिक्षक बातचीत, दूसरा छात्र बातचीत और थर्ड मौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है? आप सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है रूपग्राम, सेकेंड पद, थर्ड ध्वनिग्राम और फोर्थ शब्द। इसका आंसर है रूपग्राम। तो जो रूपग्राम है भाषा की इकाई है, इसके माध्यम से ध्वनिग्राम के रूप में संदेश को भेजा जाता है। फोन एक जो है वो संभाषण ध्वनि का प्रतिरूप होता है और भाषा में ध्वनि की इकाई सबसे छोटी जो है वो ध्वनिग्राम है, जबकि अर्थ की क्या है? रूपग्राम। इसमें क्या पूछा है? अर्थ की लघुतम इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? फर्स्ट है योकम, सेकेंड है सिम्पसन, थर्ड है डॉक्टर मेस और फोर्थ है कॉल्सनिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो सिम्पसन ने कहा था कि हम करके सीखते हैं। सिम्पसन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। का मानना था कि अधिगम का महत्वपूर्ण जो एक स्रोत है वो है करके सीखना, और करके सीखना एक व्यवहारिक माध्यम है, तो इससे बच्चे का उपयुक्त मानसिक विकास होता है। हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? फर्स्ट है बोध, सेकंड चिंतन, थर्ड स्मृति और फोर्थ वर्णन। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4 वर्णन। शिक्षण के स्तर कौन कौन से होते हैं? बोध स्तर, चिंतन स्तर और स्मृति स्तर। ऐसा माना जाता है कि अधिगमकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण के दौरान वह बोध, चिंतन एवं स्मृति पर विशेष बल दे। इससे क्या होता है? मानसिक विकास की प्रबलता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। फर्स्ट निदान की, सेकेंड प्रत्यक्षीकरण की, थर्ड क्रिया और प्रतिक्रिया की, फोर्थ ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 सही होगा। निदान, प्रत्यक्षीकरण, क्रिया और प्रतिक्रिया ये सभी मुख्य संक्रियाएं होती हैं। तो निदान के अंतर्गत शिक्षक छात्रों की क्षमता के अनुरूप उसकी उपलब्धि को जांचने की कोशिश करता है। क्रिया और प्रतिक्रिया के माध्यम से विचारों का परस्पर आदान प्रदान होता है। और शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में निदान, प्रत्यक्षीकरण, क्रिया, प्रतिक्रिया जैसी मुख्य संक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में नीत है। फर्स्ट अनुक्रिया अनुबंधन, सेकंड उद्दीपक सामान्यीकरण, थर्ड अनुक्रिया सामान्यीकरण और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उद्दीपक असामान्यीकरण। क्यों? क्योंकि उद्दीपक क्रिया डर की भावना को पैदा करती है। उद्दीपक सामान्यीकरण अनुबंधन के अंतर्गत बालक में डर की भावना उत्पन्न होती है। इसी वजह से बालक क्या है? काली गाय, काले कुत्ते और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है?
फर्स्ट है व्यक्तिगत भेद, सेकेंड अभिभावक की पृष्ठभूमि, थर्ड है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर और फोर्थ है विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो शिक्षण विधि का अगर हम चयन करेंगे तो हमें क्या नहीं देखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड अभिभावक की पृष्ठभूमि, बाकी सब तो देखना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? फर्स्ट सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, थर्ड अभिवृद्धि में स्थिरता, फोर्थ समूह एवं खेलों में सहभागिता। का आंसर होगा जो ऑप्शन है वो सेकेंड, जिज्ञासा की कमी। तो बच्चे में सामूहिकता की प्रबलता होती है, अभिवृद्धि में स्थिरता होती है, समूह एवं खेलों में बहुत सहभागिता होती है बाल्यावस्था में। अगर जो कमी है तो वो जिज्ञासा की कमी, ये विशेषता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे ही जिज्ञासा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? नंबर फर्स्ट उद्भवन, सेकेंड अभिप्रेरण, थर्ड आयोजन, फोर्थ प्रबोधन। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सेकेंड अभिप्रेरण। उद्भवन, आयोजन और प्रबोधन ये सभी सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित हैं। जो सृजनात्मक प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उचित साधन का प्रयोग करना जान लेते हैं, और इसमें अभिप्रेरण की भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? फर्स्ट शारीरिक विकास, सेकेंड सामाजिक विकास, थर्ड नैतिक विकास और फोर्थ मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर सेकेंड से होगा सामाजिक विकास। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण सामाजिक विकास कहलाता है। सामाजिक क्षेत्र में ही बालक क्या करता है, अपने जीवन की शुरुआत करता है और जो भी बुनियादी हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझता है, और समाज में ही रहकर उसका नैतिक, मानसिक और व्यवहारिक विकास होता है। और शारीरिक विकास भी समाज में विभिन्न चरणों में संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना एक तरह के व्यवहार का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बचाव है, सेकेंड विस्तार है, थर्ड है संशोधन है, फोर्थ है प्रसार है। तो सीखना क्या है? एक प्रकार का सीखना एक प्रकार का व्यवहार का प्रसार है। ज्ञान के विकास का क्या माना जाता है? माध्यम माना जाता है। इसमें विषयों को समझना अधिगम द्वारा ही संभव होता है। नए नए तथ्यों और कॉन्सेप्टों को जानना समझना अधिगम द्वारा ही संभव होता है। इस प्रकार सीखना एक प्रकार से व्यवहार का प्रसार है, और व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन ज्ञान द्वारा ही संभव होता है। मिलफोर्ड का मानना है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शाब्दिक अधिगम के लिए, सेकेंड प्रसूत अनुबंधन के लिए, थर्ड है बालक अधिगम के लिए और फोर्थ है आकस्मिक अधिगम के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सभी को पता होगा, सेकेंड प्रसूत अनुबंधन के लिए। तो इसका जो प्रयोग है वो क्लासिकल अनुबंधन या हम कह सकते हैं प्रसूत अनुबंधन, दोनों में किया जाता है। 23rd क्वेश्चन है, बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में है। फर्स्ट है 5 उप परीक्षण, सेकेंड 8 उप परीक्षण, थर्ड है 4 उप परीक्षण और फोर्थ है 7 उप परीक्षण। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 उप परीक्षण। इस बैटरी को प्रयोग में लाने का मुख्य उद्देश्य था अशिक्षित एवं शिक्षित भारतीयों का बुद्धि मापन करना। तो इसमें कुल 5 उप परीक्षण शामिल हैं। पहला कोह परीक्षण, सेकंड अलेक्जेंडर परीक्षण, थर्ड पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, फोर्थ शीघ्र स्मृति परीक्षण और फिफ्थ चित्र निर्माण परीक्षण, ये सब थे। तो भाटिया बैटरी परीक्षण को भारत की जनसंख्या परीक्षण के संदर्भ में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्रोबेल, सेकंड मॉन्टेसरी, थर्ड कुक और फोर्थ डाल्टन। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्रोबेल। तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किया था। कब किया था? सन 1837 में किया था। इन्होंने क्या किया था? अपना एक स्कूल स्थापित किया था जिसे किंडरगार्टन और चाइल्ड गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऐसे बच्चों का दाखिला किया जाता था जिनकी आयु 7 वर्ष से कम होती है और जो विद्यालय में दाखिल नहीं हुए होते हैं। इसमें बालकों को विशेष रूप से शिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। फर्स्ट है थॉर्न, सेकेंड रोजर्स, थर्ड विलियमसन और फोर्थ इनमें से इसका आंसर सही होगा विलियमसन, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो संकलनात्मक परामर्श व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो मनोविज्ञान में संकलनात्मक परामर्श के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति की मनोदशाओं को जानकर परामर्श के माध्यम से सुधार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है छात्र को दंडित करना, सेकंड उसे नज़रअंदाज करना, थर्ड उसके माता पिता को सूचित करना और फोर्थ है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। अगर आप होते तो क्या करते हैं? हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होना चाहिए और है भी, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। अगर हम ऊपर के जो 3 ऑप्शन है अगर वो काम करेंगे तो क्या होगा, वो जो अवांछित व्यवहार है वो और भी ज़्यादा उसका प्रसार होगा, रुकेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, डिसलेक्सिया संबंधित है। फर्स्ट है पढ़ने संबंधी समस्या से, सेकेंड है गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, थर्ड है लेखन संबंधी समस्या से और फोर्थ है वाक क्षमता संबंधी विकार से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। इसमें होता क्या है कि बालक को अक्षर पहचानने में समस्याएं आती हैं, इस कारण वो शब्दों का सही से उच्चारण नहीं कर पाता है और इसको एक सामान्य समस्या माना जाता है और इसका उपचार भी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन है दृष्टिबाधित विद्यार्थी, सेकेंड है अस्थिबाधित विद्यार्थी, थर्ड है श्रवण बाधित विद्यार्थी और फोर्थ है शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो ब्रेल लिपि हम सभी ने सुनी है, अंधों के लिए होती है, तो आंसर नंबर फर्स्ट सही होगा दृष्टिबाधित विद्यार्थी। लिपि का प्रतिपादन लुईस ब्रेल ने किया था, इसे हाथ से छूकर महसूस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CWSN का अर्थ है। फर्स्ट मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, सेकंड एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, थर्ड है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे और फोर्थ है मृदु आवश्यकता वाले बच्चे व्यक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। इनमें ऐसे बच्चे आते हैं जो मुख्य रूप से दिव्यांग होते हैं और ऐसे बच्चों को विशेष सहायता प्रदान की जाती है और मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों को विशेष संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? फर्स्ट है साक्षात्कार, सेकंड विश्वास, थर्ड वृत्तिक वृद्धि और फोर्थ है संप्रेषण। आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वृत्तिक वृद्धि। वृत्तिक वृद्धि का जो है परामर्श से कोई संबंध नहीं होता है, जबकि साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण ये तीनों ही परामर्श के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। होता क्या है कि परामर्शकर्ता साक्षात्कार के माध्यम से समस्या का समाधान करता है तथा विश्वास उत्पन्न करता है कि समस्याओं का समाधान निश्चित होता है। तो इसके लिए होता क्या है, परामर्शदाता जो परामर्श दे रहा हो और जो परामर्श करता हो उनके मध्य उपयुक्त संप्रेषण होना अनिवार्य है और क्या होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। अगर आपको आज की सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम आपके लिए आगे और भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशंस लाते रहेंगे और क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन बटन। थैंक यू।